बात उस समय की है जब भवानीगढ़ नामक एक समृद्ध नगर पर राजा भानु प्रताप का शासन था। राजकाज का अनुभव अभी उन्हें बहुत कम था, फिर भी उनके मन में प्रजा के प्रति करुणा और न्याय की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे स्वभाव से अत्यंत नेक दिल थे, परंतु अनुभव और दूरदर्शिता के अभाव में कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लिया करते थे। एक दिन राजा भानु प्रताप अपने भव्य महल के सुंदर बगीचे में खड़े होकर अपने मंत्रियों के साथ राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर रहे थे। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को शांत बना रही थी। तभी अचानक वहां एक सिपाही उपस्थित हुआ। उसने आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, महाराज, हमारे कारागार में एक ऐसा कैदी बंद है जिसे आपके स्वर्गीय पिता ने मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, परंतु दुर्भाग्यवश उस सजा को लागू किए जाने से पहले ही आपके पिता का देहांत हो गया। सिपाही ने आगे कहा, अब उस कैदी के जीवन और मृत्यु का निर्णय आपको ही करना है। या तो आप उसे क्षमा कर सकते हैं या फिर पूर्व आदेश के अनुसार उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। यह सुनते ही राजा कुछ पल भी नहीं रुके। उन्होंने न तो मंत्रियों से सलाह ली और न ही उस मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास किया। अपने अनुभवहीन मन से उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि उस कैदी को मृत्युदंड दे दिया जाए। वह कैदी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह अत्यंत चतुर, हाजिर जवाब और समझदार था। उसे अपने प्राण अत्यंत प्रिय थे और वह किसी भी प्रकार मृत्युदंड से बचना चाहता था। उसके मन में अनेक युक्तियां चल रही थी, परंतु राजा के आदेश के सामने उसके एक भी न चल सकी। समय बीतता गया और अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब उस कैदी को मृत्युदंड दिया जाना था। यह समाचार आग की तरह पूरे नगर में फैल गया कि उस कैदी को मृत्युदंड दिया जाएगा। जिस दिन उस कैदी को मृत्युदंड दिया जाना था, उस दिन उसे नगर के बाहर स्थित एक विशाल और खुले मैदान में लाया गया। उस मैदान में चारों ओर सैनिकों की कतारें लगी हुई थी। राजा भानु प्रताप स्वयं अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उसके साथ राज्य के सभी मंत्री तथा उच्च अधिकारी भी वहां उपस्थित थे, ताकि इस दंड प्रक्रिया के साक्षी बन सके। पूरे वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा और भय व्याप्त था। उस राज्य में कैदियों को मृत्युदंड देने की प्रथा अत्यंत ही विचित्र और क्रूर मानी जाती थी। वहां तलवार या फांसी से नहीं, बल्कि घोड़ों की टापों के नीचे कुचलकर मृत्यु दी जाती थी। जब तक कैदी की सांसें पूरी तरह थम न जाए, तब तक घोड़े उसे लगातार अपने पैरों तले रौंदते रहते थे। यह दंड सुनते ही अच्छे अच्छों की रूह कांप उठती थी। राजा के आदेश पर दो अत्यंत शक्तिशाली और बलवान घोड़ों को मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया। वे घोड़े ऊंचे कद के थे, उनकी आंखों में उग्रता झलक रही थी और उनकी टापों की आवाज से ही लोगों के दिल दहल उठे। इसके बाद राजा ने ऊंचे स्वर में घोषणा की कि मृत्युदंड पाने वाले कैदी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाए, क्योंकि यह संसार का नियम है कि मरने से पहले व्यक्ति की अंतिम इच्छा जान ली जाए। यह घोषणा सुनते ही पूरा मैदान बिल्कुल शांत हो गया। हजारों लोगों की नजरें उस कैदी पर टिक गई। सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि मृत्यु के इतने निकट खड़ा वह व्यक्ति आखिर क्या इच्छा प्रकट करेगा। तभी एक सिपाही धीरे धीरे कैदी के पास गया और सम्मान पूर्वक बोला, राजा साहब, आपकी आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं। यदि संभव हुआ तो हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। वह कैदी देखने में तो एक साधारण सा इंसान प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं थे, लेकिन उसके भीतर एक तेज दिमाग और चालाकी छिपी हुई थी। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी आखिरी इच्छा और क्या हो सकती है? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो घोड़े मुझे मौत की सजा देंगे वे सबसे बढ़िया नस्ल के होने चाहिए। कैदी ने आगे कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी साधारण घोड़े के नीचे कुचलकर मारा जाऊं। यह सुनते ही वह सिपाही एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने ऐसी विचित्र और अनोखी अंतिम इच्छा पहले कभी नहीं सुनी थी। बिना देर किए वह सीधे राजा भानु प्रताप के पास पहुंचा और पूरी बात ज्यों की त्यों उन्हें बता दी।
यह सुनते ही अनुभवहीन और उतावले स्वभाव का राजा क्रोध से भर उठा। उसे लगा मानो वह कैदी उसकी सत्ता और आदेश का मजाक उड़ा रहा हो। राजा ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, जहां से भी हो, जैसे भी हो, मुझे इसी समय 2 सबसे बेहतरीन नस्ल के घोड़े चाहिए। यह मेरा हुक्म है। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक चारों दिशाओं में दौड़ पड़े। नगर के अस्तबल, आसपास के गांव, दूर दराज के क्षेत्र, हर जगह उम्दा नस्ल के घोड़ों की खोज शुरू हो गई। पूरा दिन इसी तलाश में निकल गया, परंतु शाम ढलते ढलते भी ऐसा कोई घोड़ा नहीं मिला जो राजा की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। निराशा और थकान के बीच अंततः राजा ने घोषणा कर दी कि उस कैदी को आज नहीं बल्कि अगले दिन मृत्युदंड दिया जाएगा। साथ ही उसने कठोर शब्द में कहा, कल हर हाल में 2 श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े यहाँ लाए जाए। यदि ऐसा न हुआ तो मैं अभी दरबारियों को दरबार से निकाल दूंगा। राजा का यह आदेश सुनकर सभी मंत्री और अधिकारी भयभीत हो उठे, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसी रात उन्होंने दूसरे राज्यों तक अपने दूत भेज दिए। हर अस्तबल छान मारा गया, हर संभावित स्थान पर खोज की गई। अंततः आधी रात के समय अथक प्रयासों के बाद 2 अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े राजा के सामने लाकर खड़े कर दिए गए। घोड़ों को देखकर राजा का चेहरा खिल उठा। उसने प्रसन्न होकर अपने मंत्रियों की सराहना की, क्योंकि अब यह मामला केवल एक कैदी की सजा का नहीं बल्कि राजा की प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बन चुका था। यदि उसका आदेश पूरा न होता तो लोग इसे उसकी कमजोरी समझते, और यह बात वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था। उसी रात जब वह कैदी अपनी कोठरी में अकेला बैठा हुआ था, तभी एक दूसरा कैदी उसके पास आया और बोला, भाई आज तो तुम्हें एक रात की मोहलत मिल गई, मगर कल क्या होगा? उस कैदी ने बड़े ही शांत और सुकून भरे स्वर में उत्तर दिया, जिस प्रकार मैं आज बच गया हूँ, यदि ईश्वर ने मेरी आयु में जीवन लिखा होगा तो मैं कल भी अवश्य बच जाऊंगा। उसके चेहरे पर न तो भय की कोई रेखा थी और न ही कोई घबराहट का कोई भाव। उल्टा उसके होठों पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान थी, मानो उसे पहले से ही विश्वास हो गया कि आने वाला दिन कोई नया मोड़ लेकर आएगा। अगली सुबह होते ही वही दृश्य फिर से दोहराया गया। नगर के उसी विशाल मैदान में कैदी को मृत्युदंड देने के लिए लाया गया। चारों ओर सैनिक खड़े थे, मंत्री अपने अपने स्थान पर थे और राजा भानु प्रताप भी पूरे वैभव के साथ वहां उपस्थित थे। 2 शानदार नस्ली घोड़ों को मैदान में लाकर सबके सामने खड़ा कर दिया गया। उनके चमकते शरीर और मजबूत टांगों को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। तभी एक सिपाही कैदी के पास आया और गर्व भरे स्वर में बोला, हमारे राजा की कृपा से तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी गई है। ये दोनों ही घोड़े अत्यंत ऊंची नस्ल के हैं। अब तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। पर वह व्यक्ति जो भीतर से अत्यंत चतुर और बुद्धिमान था, अचानक जोर से चिल्ला उठा, यह तो सरासर अन्याय है। उसकी आवाज गूंजती हुई पूरे मैदान में फैल गई। उसने आगे कहा, इन दोनों में से केवल एक ही घोड़ा असली नस्ल का है, जबकि दूसरा घोड़ा जंगली है। उसकी यह बात सुनते ही मैदान में अफरा तफरी मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, सैनिक एक दूसरे का मुंह देखने लगे और मंत्रियों के चेहरे पर भी चिंता की लकीर साफ दिखाई देने लगी। राजा भानु प्रताप क्रोध से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। राजा ने तुरंत अपने एक मंत्री को पास बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या ये दोनों घोड़े सच में असली नस्ल के हैं? मंत्री भय से कांपते हुए बोला, महाराज, सच तो यह है कि हमें केवल एक ही नस्ली घोड़ा मिल पाया था। दूसरा घोड़ा कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए मजबूरी में हमें एक जमींदार से जंगली घोड़ा ले लिया। यह सुनकर राजा का क्रोध और भी भड़क उठा, परंतु उससे भी अधिक वह इस बात से हैरान था कि आखिर यह कैदी कैसे जान गया कि इन दोनों में से एक घोड़ा तो असली है जबकि दूसरा घोड़ा जंगली है। राजा ने तुरंत उस कैदी को अपने निकट बुलाया और गंभीर स्वर में उससे प्रश्न किया,
यह बताओ, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि इन दोनों में से एक घोड़ा नस्ली है और दूसरा जंगली? कैदी ने तनिक भी घबराए बिना हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, नस्ली घोड़ा सदैव संयम और अनुशासन में रहता है। वह एकदम सीधा खड़ा रहता है, केवल उसकी पूंछ और सिर ही हल्के हल्के हिलते हैं। इसके विपरीत जंगली घोड़ा स्वभाव में अस्थिर होता है। वह बिना किसी कारण के इधर उधर उछलता रहता है, कूदता रहता है और उसकी हरकतों में बेकाबूपन साफ दिखाई देता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। उसकी बात सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग एकदम शांत हो गए। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों से लेकर सैनिकों तक सभी उस कैदी की तीक्ष्ण बुद्धि और गहरी समझ से चकित रह गए। राजा भानु प्रताप भी कुछ क्षणों के लिए सोच में डूब गया। उसके मन में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि यह व्यक्ति कोई साधारण कैदी नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और सूझबूझ वाला इंसान है। राजा ने विचार करते हुए सोचा कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को मृत्युदंड देना राज्य के लिए हानि हो सकती है। यदि इसे जीवित रखा जाए तो इसकी बुद्धिमत्ता का उपयोग राज्य के हित में किया जा सकता है। यह निर्णय लेते ही राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस कैदी को मृत्युदंड की सजा स्थगित कर दी जाए और इसके स्थान पर उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। राजा के आदेश के अनुसार कैदी को पुनः कारागार में बंद कर दिया गया। हालांकि उम्र कैद की सजा भी कोई छोटी या हल्की सजा नहीं थी। इसका अर्थ था जीवन भर अंधेरी कोठरी में कैद रहना, स्वतंत्रता से वंचित रहना और हर दिन एक ही पीड़ा के साथ जीना। जब रात गहरा चुकी थी और कारागार में सन्नाटा फैल गया, तभी वही दूसरा कैदी फिर से उसके पास आया। उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए कहा, भाई, तुम तो सच में बहुत ही होशियार निकले, मगर अब यह बताओ कि इस उम्र कैद की सजा से तुम कैसे बचोगे? यह तो बहुत ही कठोर सजा है। दूसरा कैदी बोला, खाने को केवल आधी रोटी मिलती है, इससे तो मृत्युदंड ही बेहतर था। कम से कम एक ही बार पीड़ा होती और सब समाप्त हो जाता। इस पर वह बुद्धिमान कैदी अत्यंत शांत और स्थिर स्वर में बोला, मैंने कल भी यही कहा था कि इस संसार में वही होता है जो ईश्वर चाहता है। यदि उसकी इच्छा हुई तो यह उम्र कैद की सजा भी एक दिन समाप्त हो जाएगी। मनुष्य तो केवल योजनाएं बनाता है, पर अंतिम निर्णय तो उसी ईश्वर के हाथों में होता है। इतना कहकर वह चुप हो गया और अपनी उम्र कैद की सजा भोगने लगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। दिन, सप्ताह और महीने बीत गए। इसी बीच एक दिन राजा भानु प्रताप के दरबार में एक अत्यंत कीमती हीरो का हार प्रस्तुत किया गया। वह हार देखने में तो अत्यंत सुंदर था और उसमें कई बड़े बड़े हीरे जड़े हुए थे, जिनकी चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। जो व्यापारी वह हार लेकर आया था, उसका दावा था कि उस हार में जड़े सभी हीरे पूर्णतः असली और दुर्लभ है। हार राजा को बहुत भा गया और वह उसे खरीदने का मन बना चुका था, लेकिन दरबार में उपस्थित कुछ मंत्रियों को संदेह हो गया। उनका कहना था कि इतने हीरों में से कुछ नकली भी हो सकते हैं। राजा भानु प्रताप स्वयं बुद्धि के मामलों में थोड़ा कमजोर था, इसलिए मंत्रियों की बात सुनकर उसके मन में भी शंका उत्पन्न हो गई। एक ओर उसे वह हार अत्यंत प्रिय था, तो दूसरी ओर असली और नकली के भ्रम ने उसे असमंजस में डाल दिया। अंततः उसने हार खरीदने का निर्णय फिलहाल टाल दिया। इसी उलझन में राजा को अचानक उस कैदी की याद आ गई, जिसने बिना किसी झिझक के नस्ली और जंगली घोड़े का अंतर बता दिया था। राजा को लगा कि शायद वही व्यक्ति इस समस्या का समाधान कर सकता है। तुरंत आदेश दिया गया कि उस कैदी को दरबार में उपस्थित किया जाए। जब वह कैदी दरबार में लाया गया तो राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो कैदी, अब तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। राजा ने वह कीमती हार कैदी के सामने रखवाते हुए कहा, इसे ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें जड़े हुए हीरे असली है या नकली। कैदी ने अत्यंत एकाग्रता से उस हार को अपने हाथों में लिया। उसने हर हीरे को बारीकी से देखा, उसकी चमक, बनावट और जड़ाई पर गहरी नजर डाली।
कुछ क्षणों तक वह बिना कुछ बोले हार को देखता रहा, मानो किसी गहन सोच में डूबा हो। फिर उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो यह हार मुझे कुछ समय के लिए दे दिया जाए। पूरी तरह जांच करने के बाद ही मैं निश्चय पूर्वक बता सकूंगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। राजा ने उसकी बात पर विश्वास करते हुए अनुमति दे दी। कैदी वह हार लेकर दरबार से बाहर चला गया। दरबार में सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद वह कैदी वापस लौटा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, इस हार में केवल 2 हीरे ही असली है, शेष सभी हीरे नकली है, अर्थात वे केवल कांच के टुकड़े हैं। यह सुनते ही दरबार में खुसुर पुसुर होने लगी। राजा ने तुरंत उस व्यापारी को बुलवाया। कठोर पूछताछ के बाद अंततः व्यापारी को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। उसने मान लिया कि उस हार में केवल 2 हीरे ही असली थे और बाकी सभी नकली। एक बार फिर राजा उस व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित रह गया। उसने जिज्ञासावश पूछा, यह बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली? कैदी ने बड़े ही शांत और इत्मीनान भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, असली हीरा सूर्य की तेज रोशनी में भी गर्म नहीं होता, जबकि नकली हीरा, जो वास्तव में कांच का टुकड़ा होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। मैंने इसी प्रकार सभी हीरों की जांच की और पहचान लिया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर राजा ने उसकी सराहना की और तुरंत यह आदेश दे दिया कि इस कैदी को इनाम स्वरूप 5 रोटी ज्यादा दी जाए। राजा की ओर से दिया गया वह पुरस्कार उसके लिए बहुत बड़ा माना जा रहा था, क्योंकि एक कैदी को सम्मान और अतिरिक्त भोजन मिलना कोई छोटी बात नहीं थी। परंतु जब उस कैदी को वापस कारागार की ओर ले जाया जा रहा था, तब उसके मन में गहरी खिन्नता और आक्रोश उमड़ रहा था। वह मन ही मन तिलमिला उठा। क्रोध में उसने बुदबुदाते हुए कहा, इतनी बड़ी बुद्धिमत्ता का इनाम सिर्फ 5 रोटियां। यह बावर्ची का बेटा खुद को समझता क्या है? इसे जरा भी शर्म नहीं आई। उसने यह बात पूरी सोच समझकर कही थी, परंतु वह यह भी जानता था कि उसके ये शब्द कितने खतरनाक हो सकते हैं। राजा अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को लेकर अत्यंत संवेदनशील था और अपनी बेइज्जती वह किसी भी हाल में सहन नहीं कर सकता था। यदि वह बात राजा तक पहुंच जाती तो उसके परिणाम बेहद भयानक हो सकते थे। जैसे ही वह कारागार पहुंचा, दूसरा कैदी तुरंत उसके पास आया। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। उसने घबराते हुए स्वर में पूछा, भाई, तुमने सिपाहियों के सामने यह क्या कह दिया? वह बुद्धिमान कैदी शांत स्वर में बोला, मैंने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। यह सुनते ही दूसरा कैदी और अधिक घबरा गया। उसने चिंतित होकर कहा, अब तो तुम्हारा काम तमाम समझो। अब तो तुम्हें सीधे मृत्युदंड ही मिलेगा। परंतु इसके विपरीत वह अक्लमंद कैदी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसके चेहरे पर न भय था न पश्चाताप। उसने शांत भाव से कहा, तुम चिंता मत करो, जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। उसकी आंखों में गहरे विश्वास की चमक थी, मानो उसे पहले से ही पता हो कि इस कहानी में अभी एक मोड़ बाकी है। सिपाहियों ने घबराहट में तुरंत राजा को सूचना दी कि उस कैदी ने उनका अपमान किया है और उन्हें बावर्ची का बच्चा कहा है। यह सुनते ही राजा भानु प्रताप का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी आंखों में आग सी जलने लगी और वह गुस्से से कांपने लगा। आवेश में आकर उसने दहाड़ते हुए आदेश दिया, इसी क्षण उस कैदी को दरबार में लाया जाए। इतना बेशर्म कैदी जिसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसे मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। आनंद फानंद में सैनिकों ने उस कैदी को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा ने उसे क्रोधित दृष्टि से घूरते हुए कहा, मूर्ख इंसान, मैंने तेरे मृत्युदंड की सजा माफ कर दी, तुझे जीवन दान दिया और बदले में तूने मेरा अपमान किया। उस कैदी ने तनिक भी भय न दिखाते हुए अत्यंत विनम्र और शांत स्वर में उत्तर दिया,
महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, उसमें रत्ती भर भी असत्य नहीं है। यदि आपको मेरी बात पर कोई संदेह हो तो आप अपने ही राज्य के वृद्ध और अनुभवी लोगों से पूछ सकते हैं कि आपके पिता कौन थे और वे क्या कार्य किया करते थे। कैदी की यह बात सुनकर राजा का माथा ठनक गया। वह गहरी सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन विचार किया कि यदि वह इस कैदी को तुरंत मृत्युदंड देता है तो उसके सैनिक, दरबारी और प्रजा यह समझेंगे कि राजा सत्य से भयभीत हो गया है। यह बात उसके स्वाभिमान को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं थी। इसीलिए उसने स्वयं सत्य जानने का निश्चय किया। राजा ने तत्काल आदेश जारी किया और सिपाहियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को दरबार में एकत्र किया जाए। कुछ ही समय में वृद्ध जन दरबार में लाकर खड़े कर दिए गए। तब राजा ने ऊंचे और कठोर स्वर में पूछा, आप सभी लोग सच सच बताइए कि मेरे पिता कौन थे और वे क्या कार्य करते थे। पूरा दरबार अचानक सन्नाटे में डूब गया। किसी में भी उत्तर देने का साहस नहीं हो रहा था। राजा ने जब अपना प्रश्न दोबारा पूछा तब एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी, पर वह बोला, महाराज, सच्चाई तो यह है कि आपके पिता पहले इस महल के खानदानी बावर्ची थे। वह वृद्ध व्यक्ति आगे बोलने लगा, महाराज, आपके पिता राजमहल की रसोई में कार्य किया करते थे। वे राजा के लिए और महल के रहने वाले सभी लोगों के लिए रोटियां बनाया करते थे। वे भले ही बावर्ची थे, पर स्वभाव से अत्यंत परिश्रमी, ईमानदारी और साहसी व्यक्ति थे। एक दिन राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा। राजा की इकलौती पुत्री का किसी ने अपहरण कर लिया। पूरा राज्य शोक और भय में डूब गया। राजा ने व्याकुल होकर यह घोषणा कर दी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को सुरक्षित वापस ले आएगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा और उसी को राजगद्दी सौंपी जाएगी, क्योंकि राजा का कोई और वारिस नहीं था। आपके पिता उस समय महल के बावर्ची थे, परंतु उनके भीतर अपार साहस और दृढ़ निश्चय था। उन्होंने राजा की घोषणा सुनी और बिना किसी भय के राजकुमारी की खोज में निकल पड़े। कठिनाइयों, जंगलों और खतरों का सामना करते हुए उन्होंने मात्र 15 दिनों के भीतर राजकुमारी को ढूंढ निकाला और सकुशल राजा के पास वापस ले आए। अपने वचन के अनुसार राजा ने उन्हें राजगद्दी सौंप दी। राजा बनने के बाद आपके पिता ने अपनी पुरानी पहचान को छुपा लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उन्हें खानदानी और राजवंशी राजा के रूप में ही जाने। यही कारण है कि यह सत्य वर्षों तक दबा रहा। जब राजा भानु प्रताप ने अपने पिता की यह सच्चाई उस बूढ़े व्यक्ति के मुख से सुनी तो वह भीतर तक हिल गया। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार घूमने लगा, यह सब बातें तो ठीक है, लेकिन उस कैदी को यह सब कैसे पता चला कि मैं एक बावर्ची का बेटा हूँ। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस कैदी को फिर से दरबार में उपस्थित किया जाए। कैदी को लाया गया। राजा ने उसे हैरानी और क्रोध से देखते हुए कहा, तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य सिद्ध हुई है, पर अब यह बताओ कि तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेरा जन्म एक बावर्ची के घर हुआ है। वह कैदी रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, महाराज, यदि आप सचमुच खानदानी और राजवंशी राजा होते तो आपका हृदय इतना विशाल होता कि आप मेरी बुद्धिमत्ता को मेरी योग्यता समझते। आप मुझे कोई बड़ा पद दे सकते थे, शायद अपने दरबार में दरबारी ही बना लेते, लेकिन आपने मेरी अक्लमंदी के बदले मुझे केवल 5 रोटियां इनाम में दी। सोचने वाली बात यह है कि इनाम में रोटी ही क्यों दी गई, क्योंकि जिसका पिता जीवन भर रोटियां बनाता रहा हो उसके लिए सबसे कीमती वस्तु रोटी ही होती है। और वही संस्कार, वही सोच अनजाने में आपके भीतर भी आ गई। इस पर वह कैदी गंभीर और शांत स्वर में बोला, इस तरह से मैंने समझ लिया कि आप एक बावर्ची के बेटे हैं। यह सुनते ही राजा भानु प्रताप की आंखें फैल गई, मानो उनके होश उड़ गए हो। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हारी सारी सजा माफ कर दूं तो क्या तुम खुश हो जाओगे? कैदी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जरूर महाराज, लेकिन आप यह जान ले
कि आखिर में आपने यह जानने की जरूरत तक नहीं समझी कि मैं यहाँ क्यों हूँ। राजा, जो अपनी अधूरी जानकारी और उत्सुकता से झुंझलाए हुए थे, गहरी और कठोर आवाज में बोले, अच्छा ठीक है, बताओ फिर तुम्हारा अपराध आखिर क्या है। कैदी ने गंभीरता से कहा, महाराज, पहले आप अपने सभी दरबारी और सैनिकों को दरबार से बाहर भेज दीजिए, वरना सच्चाई जानने के बाद आपका अपमान और बढ़ जाएगा। राजा थोड़े चिढ़ते हुए बोले, जल्दी बताओ, मैं इन्हें बाहर क्यों भेजूं? मैं परेशान हूँ, इसलिए जल्दी जवाब दो। तभी वह कैदी पूरी सच्चाई दर्द भरे स्वर में सामने रखता हुआ बोला, महाराज, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैं उस खानदानी राजा की संतान हूँ जिसकी राजगद्दी पर आप वर्तमान में बैठे हैं। वह राजा मेरे नाना थे, जिन्होंने आपके पिता को राजगद्दी सौंप दी थी, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के थे। लेकिन उनके निधन के बाद आपके पिता ने डर के कारण मेरी माँ, मेरे पिता और मुझे कारागार में बंद करवा दिया, सिर्फ इसीलिए कि कहीं हम अपने हक का दावा न कर दें। बस इसी डर के कारण हम आज तक इस सजा को भुगत रहे हैं। महाराज, कैद खाने में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया और आपके पिता ने मुझे मृत्युदंड की सजा भी सुनाई थी, ताकि हमारा खानदान हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। उन्होंने आदेश तो दे दिया था, लेकिन मुझे मृत्युदंड देने से पहले ही वे इस दुनिया से चल बसे। शायद यही ईश्वर की इच्छा थी। और जब आप राजगद्दी पर बैठे तो बिना मेरी बात सुने और अपराध पूछे आपने वही फैसला आगे बढ़ा दिया। यह सुनते ही राजा भानु प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने उस कैदी को मजबूती से गले लगा लिया। भावुकता से बोले, मैं अपने पिता के किए हुए ऐसे अन्यायपूर्ण कार्यों पर अत्यंत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज से तुम्हारी सारी परेशानियां अब समाप्त होती है। मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री के पद पर नियुक्त करता हूँ। जिस सम्मान के तुम हकदार हो, वह सम्मान तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगा। और इस तरह वह कैदी अब राजा के दरबार में एक मंत्री बनकर काम करने लगा। उसने अपने जीवन के अंतिम समय तक राज्य की भलाई और विकास में अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और सेवाओं का योगदान दिया। इस कहानी की शिक्षा यह है, सच्चाई और बुद्धिमत्ता की शक्ति हमेशा परखी जाती है। अहंकार और जन्मजात पद से बड़ा व्यक्ति वही है जिसकी योग्यता और समझदारी दूसरों के लिए लाभकारी हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो।